आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में हर साल आपका सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, आईएएस का एग्ज़ाम होता है। और आप देखते हैं कि 3 स्टेज में होता है। पहले आप देखते होंगे कि आपका प्रीलिम्स होता है, उसके बाद आप देखते हैं कि मेंस होता है, मुख्य परीक्षा, और फिर आप देखते हैं कि अंत में आपका इंटरव्यू होता है। और इसी तरह आप देखेंगे इसी पैटर्न पर आपके राज्यों में स्टेट पीसीएस होता है। जैसे उत्तर प्रदेश अगर आप जाएं तो उत्तर प्रदेश पीसीएस, यूपी पीसीएस, बिहार जाइए तो बिहार पीसीएस, और आप देखिए एमपी जाएंगे तो एमपी पीएससी। इसी तरह का हर राज्य में अपने यहाँ स्टेट पीसीएस एग्जाम करवाते हैं। और जिस तरह से आप देखते हैं ना सिविल सर्विस को एग्जाम को यूपीएससी करवाता है, संघ लोक सेवा आयोग करवाता है, उसी तरह आप देखेंगे आपके राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग होता है। ये संस्था होती है। और आपको बता दूं कि ये संस्था संवैधानिक संस्था है। और जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हम लोग खासकर मध्य प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं, एमपीपीएससी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज हम लोग संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बात कर लेंगे और आपका स्टेट पीसीएस के बारे में बात करेंगे, और उसमें हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में ज़रूर बात करेंगे, एमपीपीएससी के बारे में ज़रूर बात करेंगे। और मुझे लगता है कि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जिस पेपर की आप लोग तैयारी करने जा रहे हैं या पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उसे करवाता कौन है, कौन सी संस्था करवाती है। और इस क्लास के बाद हम लोग एमपीपीएससी का पैटर्न समझेंगे। क्या करेंगे? पैटर्न समझेंगे। ठीक है। और आप देखिए कि इस तरह की मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर आप लोग सुने होंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एमपीपीएससी का हेडक्वार्टर मुख्यालय इंदौर में आप लोगों को देखने को मिलता है। देख लीजिए हमारा प्यारा भारत है, और इसमें आप देखते हैं कि एक आपका यूपीएससी होता है और बाकी नीचे आप देखते हैं स्टेट पीसीएस होता है। क्या होता है? स्टेट पीसीएस होता है। मध्य प्रदेश के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप देखिए कि भोपाल इसकी राजधानी है, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र 5 राज्यों से लगती है। पहले आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ जब तक मध्य प्रदेश का हिस्सा था, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था आपका एमपी, मध्य प्रदेश। लेकिन जैसा कि आपको मालूम होगा कि 1 नवंबर सन 2000 में अलग कर दिया गया था छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से। तो अब आपका राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद आप देखेंगे एमपी का नंबर आता है। और अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, तो 1 नवंबर 1956 में। और आपको बता दूं कि यहाँ विधानसभा में वर्तमान में 230 सीटें देखने को मिलेंगी, लोकसभा में 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, और यहाँ का हाईकोर्ट आपका जबलपुर में मुख्य ब्रांच देखने को मिलेगी, और इसकी खंडपीठ इंदौर में, एक ग्वालियर में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। चलिए अब हम लोग यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बात करते हैं। और आपको बता देता हूं कि संविधान का अनुच्छेद 312, आर्टिकल 312 अगर आप लोग पढ़ें तो इसमें संसद को संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं, एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा सहित बनाने का अधिकार प्राप्त है। और जब हम लोग संसद कहते हैं ना, तो इसमें आप देखते हैं कि लोकसभा आ जाता है, राज्यसभा आ जाता है, और आपका राष्ट्रपति आ जाता है। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि लोकसभा सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। और अगर आपको भी लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, और अधिकतम कोई उम्र की सीमा नहीं रखी गई है। और अगर आपकी 18 साल उम्र हो गई होगी तो वोटर सूची में आपका नाम भी जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। अभी वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 है। कितना? 543 है। वहीं अगर हम लोग राज्यसभा की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं, अगर आपको राज्यसभा सदस्य बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। यहाँ भी अधिकतम उम्र का कोई सीमा नहीं रखी गई है। और राज्यसभा में आप देखेंगे टोटल आपके 245 सदस्य हैं वर्तमान में, जिसमें से 233 सदस्यों का चुनाव
आपके विधायकों के द्वारा होता है, एमएलए के द्वारा होता है। और आप देखेंगे कि बाकी 12 सदस्य आपके राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि राष्ट्रपति साहब का चुनाव कैसे होता है। राष्ट्रपति साहब का चुनाव आपके लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। निर्वाचित सदस्य आप लोगों को याद रखना होगा, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। आप देखेंगे इन सभी अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा की जाती है। और राज्य स्तर पर आप देखेंगे प्रशासनिक सेवाओं हेतु राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा भर्ती की जाती है। और आप देखते होंगे जब कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग का घेराव करते हैं, वहाँ कंप्लेन करते हैं। और स्टेट में होता है तो आप देखते हैं कि स्टेट जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है ना, वहाँ आप लोग जाकर कंप्लेन करते हैं या आप देखिए धरना प्रदर्शन करते हैं। सी सेट को लेकर आप देखिए कुछ समय पहले आपका एक आंदोलन हुआ था। या मध्य प्रदेश में आप देखिए धांधली को देकर मध्य प्रदेश में आप देखिए नियमित आपकी एमपीपीएससी के पेपर ना होने के कारण आपका धरना प्रदर्शन होता है। तो इंदौर जो एमपीपीएससी का मुख्यालय है वहाँ जाकर छात्र धरना प्रदर्शन देते हैं। संघ लोक सेवा आयोग भारत में केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। और भारतीय संविधान जो हमारा संविधान है ना, जिसमें आप देखते हैं कि किसे संविधान का पिता कहते हैं, भीमराव अम्बेडकर साहब को। इसमें आप लोग संविधान का भाग 14 पढ़ेंगे। 14 तो इसमें आप लोग अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 के तहत संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन यानी कि हटाने और संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों और कार्यों से संबंधित प्रावधान आपको संविधान के भाग 14 में देखने को मिलेगा। आर्टिकल 315 से लेकर 323 में। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। और केंद्र में यूपीएससी के समांतर राज्यों में भी आप देखते हैं आपका राज्य लोक सेवा आयोग होता है, काम करता है। और संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 के तहत स्टेट पीसीएस की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति, उन्हें हटाने की निष्कासन की बात होती है। और स्टेट पीसीएस की शक्तियां और कार्यों के बारे में प्रावधान आपका इन्हीं अनुच्छेदों में किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग संवैधानिक प्रावधान की। तो सबसे पहले आप लोग संविधान का अनुच्छेद 315 पढ़िए। ये क्या कहता है? ये कहता है संघ और भारत के राज्यों हेतु लोक सेवा आयोग का गठन की बात करता है। संघ यानी कि केंद्र की बात हो रही है और जो राज्य हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 315 कहता है। अनुच्छेद 316 कहता है कि यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीसीएस के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल की बात करता है। जब मैं स्टेट पीसीएस कहता हूं तो उसमें आपके सभी स्टेट के जो पीसीएस एग्जाम है वो आ जाते हैं, वो आयोग आ जाते हैं। फिर चाहे आपका राजस्थान पीसीएस हो या आप देखिए कि आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, महाराष्ट्र पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, सभी राज्यों के। और अनुच्छेद आप लोग 317 पढ़ेंगे तो इसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों के सदस्यों को हटाना और निलंबित करने की बात की गई है। किसमें? अनुच्छेद 317 में। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप देखिए इन अनुच्छेदों से आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आप लोग स्टेट पीसीएस और सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तब तो मुझे लगता है कि ये आर्टिकल आप लोगों को कंठस्थ याद होना चाहिए, सपने में याद होना चाहिए। कोई अगर आप सो रहे हो और कोई आकर पूछे दे तो आपको रटे होना चाहिए। अनुच्छेद 318 क्या कहता है? आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों हेतु नियम बनाने की शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 319 अनुच्छेद 319 आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य न रहने पर पद धारण करने का प्रतिषेध की बात करता है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कार्यों का वर्णन किया गया है कि उनके कार्य क्या रहेंगे। अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग के व्यय की बात की गई है। अब खर्च तो होगा। अनुच्छेद 323 में लोक सेवा आयोग की रिपोर्टों की बात की गई है। ठीक है, ये आर्टिकल आप लोग याद रख लीजिए, 2 से 3 बार आप लोग देखेंगे, मुझे लगता है कंठस्थ याद हो जाएगा।
अब बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको अगर मालूम होगा कि आपका कब इसकी स्थापना हुई थी, संघ लोक सेवा आयोग की 1 अक्टूबर 1926 में अंग्रेजों के समय इस आयोग की स्थापना हो चुकी थी। तो सदस्यों की नियुक्ति यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी कि संघ लोक सेवा आयोग में जो अध्यक्ष होता है, बाकी जो सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और कार्यालय की बात करें तो यूपीएससी का कोई भी सदस्य 6 साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो पद पर बना रहेगा। जैसे मान लीजिए अध्यक्ष हो या फिर आप देखिए कि सदस्य की बात हो रही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपकी नियुक्ति 40 साल के हैं आप लोग, अगर आपकी 40 साल की उम्र में नियुक्ति होती है तो आसानी से आप लोग 6 साल कार्यकाल करेंगे तो आपकी 46 साल उम्र हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए कि आपकी नियुक्ति 64 साल या आप देखिए कि 62 साल की उम्र में होती है, तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप लोग 65 साल के होंगे आपको पद छोड़ना होगा। तो ये आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। दूसरा सवाल ये आता है, क्या एक बार इनकी नियुक्ति हो गई तो क्या दोबारा इनकी नियुक्ति हो सकती है या नहीं हो सकती है? तो आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति जो एक बार संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण कर चुका है, यानी कि वो एक बार सदस्य बन चुका है, तो अपने कार्यालय में पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, यानी कि दोबारा वो सदस्य नहीं बन सकता है। और अगर आप त्यागपत्र की बात करें कि अपना त्यागपत्र किसे देंगे, संघ लोक सेवा आयोग का कोई भी सदस्य भारत के राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति को ही अपना ये त्यागपत्र दे सकता है। बड़े छोटे छोटे पॉइंट हैं, लेकिन क्वेश्चंस कई बार इनसे पूछ लिया है। अगर आप देखिए कि सदस्यों के हटाने की बात हो, निलंबन की बात हो, अब आप देखिए नियुक्ति की बात हो चुकी है, अगर आपको इस्तीफा देना है तो इस्तीफा की बात हो गई। लेकिन आप देखिए कि कोई सदस्य अगर अच्छा व्यवहार नहीं रखता है, वो भ्रष्टाचारी में लिप्त होता है या कुछ और प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, तो उस समय सदस्यों को किस तरह से हटाया जा सकता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को भारत के राष्ट्रपति के आदेश से ही उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उसके कार्यालय पूर्ण होने से पूर्व ही निलंबित कर सकता है, और जिसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का संदर्भ भी दिया गया है। यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, उसका इस्तीफा भी राष्ट्रपति को ही दिया जा सकता है, उसे हटाया भी राष्ट्रपति के द्वारा ही जा सकता है। अब अगर आप देखें यूपीएससी के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाया जा सकता है यदि वह दिवालिया घोषित किया गया हो या अपने कार्यकाल के दौरान कार्यालय के कर्तव्यों के बाहर किसी भी भुगतान वाले रोजगार में संलग्न हो या राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शरीर की दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए आयोग हो। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसे हटाया जा सकता है। सेवा की शर्तों को विनियमित करना, यूपीएससी के मामले में भारत के राष्ट्रपति की शक्ति आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तें निर्धारित करता है, और आयोग के कर्मचारियों की संख्या उनकी सेवा शर्तों के संबंध में प्रावधान करता है हमारा राष्ट्रपति। ठीक है। शक्तियों पर प्रतिबंध, तो यूपीएससी के सदस्यों की सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। नियुक्ति के बाद, नियुक्ति से पहले कर लीजिए जो करना है। कार्यों का विस्तार, तो आप देखेंगे कार्यों का विस्तार करने की शक्ति किसी राज्य का विधानमंडल, संघ लोक सेवा आयोग या स्टेट पीसीएस द्वारा संघ या राज्यों की सेवाओं के संबंध में और कानून अथवा किसी सार्वजनिक संस्था द्वारा गठित किसी भी स्थानीय प्राधिकरण, अन्य निकाय, कॉर्पोरेट की सेवाओं के संबंध में अतिरिक्त कार्यों के अभ्यास के हेतु प्रावधान कर सकता है। अगर खर्च की बात करें, व्यय की बात करें, तो आयोग के सदस्यों या कर्मचारियों के वेतन भत्ते, पेंशन सहित यूपीएससी का खर्च भारत की संचित निधि से लिया जाता है। कहाँ से? भारत की संचित निधि से। और रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे यूपीएससी भारत के राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्यों की एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। और आप देखेंगे जिन मामलों में आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई हो उन मामलों के संदर्भ में राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रस्तुत करना होता है।
और अस्वीकृति के कारणों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अब देखिए यूपीएससी की बात हो गई, यही हम लोग राज्य लोक सेवा आयोग की बात कर लेते हैं। और इससे पहले आप लोगों को कुछ जानकारी दे देता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के पहले अध्यक्ष या चेयरमैन की बात हो तो सर रोस वर्कर, ये हमारे पहले अध्यक्ष चेयरमैन थे। 1926 से 1932 तक रहे। अब अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत के भारतीय, तो एच के कृपलानी 1947 से 1949 तक यूपीएससी के चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष रहे संघ लोक सेवा आयोग के। और आप सभी जानते हैं कि इसी बीच 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हो चुके थे। अगर आपसे पूछे कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर AR किदवई, और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है, 1973 से 1979 तक। और पहली महिला अगर अध्यक्ष की बात हुई यूपीएससी की तो रोज मिलियन बैथ्यू, ये 1992 से 1996 तक संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष रही है महिला। ये भी आप लोगों को अब याद रखना चाहिए। अभी अगस्त 2022 में जब हम लोग वर्तमान में बैठे हुए हैं, कौन अध्यक्ष है अभी? मनोज सोनी। मनोज सोनी से पहले प्रदीप कुमार जोशी थे, अभी मनोज सोनी है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और जब भी आप लोग पेपर देने जा रहे हो उस समय आप लोग अपडेट करके जाया करिएगा। और वैसे मुझे लगता है कि आप लोग न्यूज़पेपर फॉलो करते रहते होंगे, तो मुझे लगता है एक एक जानकारी आप लोग अपने पास रखते हैं। चलिए अब हम लोग राज्य लोक सेवा आयोग की बात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि स्टेट पीसीएस की बात हो रही है। तो आप देखेंगे कि सदस्यों की नियुक्ति की बात करें तो स्टेट पीसीएस के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति संबंधी राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। जैसे एमपीपीएससी हो गया, एमपीपीएससी यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसके जो अध्यक्ष होगा, जो सदस्य होगा, उसकी नियुक्ति मध्य प्रदेश का जो भी राज्यपाल होगा उसके द्वारा की जाएगी, ठीक है। उत्तर प्रदेश का होगा तो उत्तर प्रदेश का उस समय जो भी राज्यपाल होगा उसके द्वारा नियुक्ति की जाएगी। अगर हम लोग कार्यकाल की बात करें तो स्टेट पीसीएस के सदस्य 6 साल की अवधि के लिए और 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर रहते हैं। अब यहाँ भी समझ लीजिए आप लोग, देखिए 6 साल कॉमन है यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में, लेकिन वहाँ 65 साल है, यहाँ आप देखेंगे 62 साल है। समझ में आ गया? यहाँ 62 साल है स्टेट पीसीएस में। और आप देखिए कि अगर आपकी उम्र 62 साल पहले हो जाती है, जो भी पहले होगी 6 साल या 62 साल, उससे पहले आप लोगों को त्यागपत्र देना होगा, पद छोड़ना होगा। यहाँ भी उदाहरण दे देता हूँ आपको। मान लीजिए कि आपकी नियुक्ति 55 साल में होती है, तो आप देखेंगे कि 6 साल जैसे ही 55 में जुड़ेंगे तो आप 61 साल के हो जाएंगे। आराम से 6 साल आप लोग अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि आपकी 59 साल में नियुक्ति होती है, तो आप देखते हैं कि आप 3 साल बाद 62 के हो जाएंगे, तो आप लोगों को उस समय अपना पद छोड़ना होगा, ठीक है। पुनर्नियुक्ति की बात करें तो कोई भी व्यक्ति जिसने एक बार लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण किया है वो पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, ठीक है, नियुक्ति के पात्र नहीं होगा। और अगर हम लोग त्यागपत्र की बात करें कि ये अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं, तो राज्य लोक सेवा आयोग का कोई भी सदस्य राज्य के राज्यपाल को लिखित में अपना इस्तीफा दे सकता है, ठीक है। और सदस्यों की निष्कासन निलंबन की बात करें तो स्टेट पीसीएस के अध्यक्ष और किसी अन्य सदस्य को भारत के राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा ही उनका कार्यकाल से हटाया जाएगा। यहाँ फिर से आप लोग फर्क समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं कई बार। देखिए यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। त्यागपत्र भी वो अपना राष्ट्रपति को दे सकते हैं, पद से हटा भी राष्ट्रपति सकता है। लेकिन राज्यों में ऐसा नहीं है। राज्य पीसीएस यानी कि स्टेट पीसीएस के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, अपना त्यागपत्र राज्यपाल को दे सकते हैं, लेकिन हटाएगा राज्यपाल नहीं, हटाएगा आपका राष्ट्रपति, ठीक है।
ये भी आप लोग समझ लीजिएगा। राज्य का राज्यपाल अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उसके कार्यालय से निलंबित कर सकता है, जिसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया है। और आप देखेंगे कि सदस्यों को हटाने की शर्तें यूपीएससी के सदस्यों के हटाने के समान ही है, ठीक है। और सेवा शर्तों के विनियमन की बात करें तो स्टेट पीसीएस के मामले में राज्यों के राज्यपाल वही कर्तव्य का पालन करते हैं जो यूपीएससी के मामले में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। और राज्यपाल की नियुक्ति आप देखते हैं कि कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, तो उसे शक्तियाँ एक तरह से दी जाती हैं। शक्ति पर प्रतिबंध की बात करें तो स्टेट पीसीएस के सदस्यों की सेवा शर्तों में उनकी नियुक्ति के बाद किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। और यहाँ भी खर्च होता है तो स्टेट पीसीएस के सभी खर्च राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। कहाँ? राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये तो वैसा ही है जिस तरह से आप देखते हैं कि भारत में एक भारतीय निर्वाचन आयोग होता है और फिर राज्यों में आप देखते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग होता है। समझ रहे हैं आप लोग? और भारत का जो निर्वाचन आयोग होता है आप देखते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाता है। और राज्यों में आप देखते होंगे कि आपका जो सरपंच, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इनके चुनाव करवाता है। लेकिन दोनों हैं संवैधानिक संस्थान, ठीक है। अगर वहीं हम लोग रिपोर्ट की बात करें तो स्टेट पीसीएस अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है और जिन मामलों में आयोग की सलाह मान्य नहीं होगी उन मामलों से संबंधित ज्ञापन राज्यपाल को प्रस्तुत करना होगा और अस्वीकृति के कारणों को पहले राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वहीं अगर हम लोग सेवा अवधि समाप्त होने पर पुनः नियुक्तियों की बात करें तो यूपीएससी यानी कि अध्यक्ष की यूपीएससी का अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर रोजगार हेतु आपात होगा। कौन? लोकसभा का, किसका? संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, यूपीएससी का अध्यक्ष, यानी कि वो पात्र नहीं होगा। अध्यक्ष अगर स्टेट पीसीएस के अध्यक्ष की बात करें, जैसे एमपीपीएससी का अध्यक्ष होगा, तो स्टेट पीसीएस के अध्यक्ष को यूपीएससी के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य या किसी अन्य स्टेट पीसीएस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के पात्र होंगे, लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य रोजगार के लिए पात्र नहीं होगा। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि यूपीएससी का जो चेयरमैन होगा, जैसे मान लीजिए कि आपके अभी मनोज सोनी है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ये आगे किसी भी रोजगार के या किसी भी पद पर इनकी नियुक्ति नहीं हो सकती है, ना तो भारत सरकार की ना ही राज्य सरकार के किसी पद पर। लेकिन जो एमपीपीएससी का जैसे मान लीजिए कोई अध्यक्ष है, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ये आप देखिए लोकसभा का आगे चलकर संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का अध्यक्ष भी बन सकता है, सदस्य भी बन सकता है और अन्य किसी राज्य का वो अध्यक्ष भी बन सकता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। लेकिन किसी भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और रोजगार के पात्र नहीं होगा ये, ठीक है। अन्य सदस्यों की बात करें तो यूपीएससी का सदस्य अध्यक्ष के अलावा यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति का पात्र होगा, वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य रोजगार के पात्र नहीं होगा। ये भी आप लोग साफ याद रखिएगा। वहीं अगर हम लोग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के कार्यों की बात करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किसी संस्था की स्थापना हो रही है तो उसका कुछ काम तो रहता होगा ना, तो परीक्षा आयोजित कराना संघ और राज्य लोक सेवा आयोग का कर्तव्य है कि वे क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों हेतु परीक्षाओं का आयोजन करवाए। और स्टेट पीसीएस को सहायता यूपीएससी का यह कर्तव्य होता है कि वह राज्यों को उनके अनुरोध पर किसी भी सेवा हेतु संयुक्त भर्ती योजना तैयार करने और संचालन करने में मदद करे और जिसके लिए विशेष योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों की आवश्यकता होती है। और पीसीएस के साथ परामर्श की बात करें, यानी कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस निम्नलिखित मामलों पर विचार विमर्श भी कर सकते हैं एक दूसरे से। सिविल सेवाओं और सिविल पदों हेतु भर्ती के तरीकों से संबंधित सभी मामलों पर, उम्मीदवारों की उपयुक्तता के आधार पर सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने या एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति और स्थानांतरण के मामले में, भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने से संबंधित सभी अनुशासनात्मक मामलों पर लोक सेवा आयोग का कर्तव्य होगा कि वह भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल द्वारा उन्हें भेजे गए किसी भी मामले पर सलाह दे। ये तो आप देखिए इनके आपस में विचार विमर्श हो गए, ठीक है। और आप लोग अगर आपके पास टाइम है और आप लोग स्टेट पीसीएस और सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग NCERT बुक जरूर पढ़िएगा, आपका बेस मजबूत होगा और उनके बिना मुझे लगता है कुछ संभव भी नहीं है, ठीक।
ठीक है, तो आप लोग जरूर पढ़िएगा उन्हें और उससे बेस मजबूत होगा। और आप लोगों ने एक और सुना होगा संघ राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में, लेकिन उससे पहले मतलब संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, स्टेट पीसीएस के बारे में, एक आपका संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग होता है। इसके बारे में जानने से पहले आपको मध्य प्रदेश के बारे में कुछ बता देते हैं। एमपीपीएससी, जैसे आप लोग क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। राज्य पुनर्गठन की जो धारा 118(3) थी ना, इसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। इंदौर में इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा। कहाँ? इंदौर में। और प्रथम इसके अध्यक्ष थे डी बी रेगे, और अभी वर्तमान में अगस्त 2022 में डॉक्टर राजेश लाल मेहरा इसके अध्यक्ष हैं। तो ये आपकी कहानी हो गई किसकी? एमपीपीएससी की। ठीक है, अब जो आप देखिए दो राज्यों को मिलाकर संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की बात हो जाती है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों की आपसी सहमति से राज्यों के उस समूह के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है, और तभी संसद कानून द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान कर सकती है। और इस प्रकार के संकल्प को प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होना चाहिए, यानी कि दोनों राज्यों को सहमत होना चाहिए। अधिकारियों की नियुक्ति की बात करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 316 में कहा गया है, यानी कि ज्वाइंट यानी कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, और संयुक्त आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि और 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो पद धारण करेगा। यहाँ लेकिन आप देखिए कि अलग है, राज्यपाल नियुक्ति नहीं करेगा, राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। ठीक है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और इस्तीफा की बात करें, पद छोड़ने की बात करें, तो अनुच्छेद 317 कहता है कि संयुक्त राज्य जो आप देखेंगे, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का कोई भी सदस्य भारत के राष्ट्रपति को लिखित में अपना इस्तीफा दे सकता है, राज्यपाल को नहीं, राष्ट्रपति को इस्तीफा देगा। और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संदर्भ दिए जाने के बाद राष्ट्रपति को आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उसके कार्यकाल से निलंबित करने का अधिकार प्राप्त होगा। यह सभी अधिकार राष्ट्रपति के पास ही है। ठीक है, और इसकी संयुक्त शक्तियों की बात करें तो आप देखेंगे कि अनुच्छेद 318 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं। अनुच्छेद 318 के तहत, आर्टिकल 318 के तहत, इसमें आप देखेंगे कि आयोग के सदस्यों की संख्या, उनकी सेवा की शर्तें निर्धारित करने से संबंधित अधिकार भी है राष्ट्रपति के पास। और आप देखेंगे कि सदस्यों की संख्या, उनकी सेवा शर्तों के संबंध में प्रावधान करने से संबंधित भी राष्ट्रपति के पास शक्ति है। और रिपोर्ट की बात करें तो अनुच्छेद 323 के तहत संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का कर्तव्य होगा कि वह उन राज्यों के राज्यपालों के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करे, और जिन्होंने मिलकर आयोग का गठन किया है, राज्यपालों के समक्ष। ठीक है, और प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उन मामलों की व्याख्या करते हुए एक ज्ञापन प्रदान करने हेतु जिम्मेदार होता है जिनमें आयोग की सलाह को स्वीकार नहीं किया गया हो, और अस्वीकृति के कारण प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखे जाते हैं। तो ये कहानी है आपकी किसकी? यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य सेवा आयोग। इस तरह से स्टेट पीसीएस, यूपीएससी और आप देखते हैं ज्वाइंट पीसीएस, 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर भी एक आयोग बन सकता है उनका भी। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग एमपीपीएससी का पैटर्न समझेंगे, पूरा पैटर्न A to Z। और जहां आपको समझ में नहीं आता है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, हम लोग बात करेंगे, उसमें कोई शर्म वाली बात होनी ही नहीं चाहिए आप लोगों के लिए।